फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो आपका पेपर है उसके some इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बुक में जितनी भी पूरी बुक का एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। ठीक है, कहाँ है? इलाहाबाद और रामपुर में। वैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि आपका जो राज्य हिंदी संस्थान है कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो 2016 में आया है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? प्रबंधन प्रक्रिया के अंग से पहले हम लोग ये जान लेते हैं प्रबंधन होता क्या है। जो आपकी बुक का नाम ही है आपका ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, मतलब प्रबंधन है क्या? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो आप एक बात बताइए, मैनेजमेंट जो भी हम एक अकेला इंसान तो मैनेज नहीं कर सकता, बहुत सारे व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उनसे हम जो कार्य लेते हैं वो है हमारा प्रबंधन। ठीक है, अब प्रबंधन की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला अंग तो हो जाएगा हमारा नियोजन। कोई भी चीज़ को मैनेज करने से पहले, कोई भी चीज़ है, जैसे हम चलिए एग्ज़ाम ले लेते हैं, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे हम उस एग्ज़ाम की डेट भी हमें पता है, तो उससे पहले हम क्या प्लानिंग करेंगे? सबसे पहला हमारा अंग क्या होगा? प्लानिंग। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नियोजन। तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? नियोजन। सेकंड है संगठन। थर्ड है आपका निर्देशन। फिर मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य। बेटर होगा कि आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो सिस्टमेटिक क्रम में दीजिए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? आपके भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन में क्या क्या आते हैं, ये आपका बहुत पूछा जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन कौन कौन से आते हैं? आपका मुखाध्यापक का कक्ष जो होता है, और स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, और ये जो विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, खेल का मैदान, शौचालय, पुस्तकालय और छात्रावास। ठीक है, जो भी आपको, आप एक बात बताइए, आप स्कूल में गए हैं, ये तो हिंदी में दे दिया गया है, स्कूल में गए हैं, स्कूल में आप क्या क्या चीज़ देखते हैं? प्रबंधन के अंदर भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं? ये लाइब्रेरी हो गई हमारी, और क्लासरूम हो गए, स्टाफ रूम हो गए, इन सब चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है क्या? आप जो जो चीज़ें देखते हैं भौतिक संसाधन, वही आप लिख दीजिए इसमें। नेक्स्ट है हमारा मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटन। आप मानवीय प्रबंधक के, आपने कॉलेज में गए, स्कूल में गए, तो आपने मानवीय प्रबंधन में कौन कौन से देखे? एक शिक्षक हो गया हमारा, एक बालक हो गए, यानी कि टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स होते हैं, और एक हमारी कम्युनिटी मतलब समुदाय जो होता है। ठीक है, ये इसके घटक होते हैं। लर्निंग कॉर्नर, गाइस लर्निंग कॉर्नर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका हर बार ही आता है, हर बार ही आता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, वन लाइनर में पूछ लेगा, या आपका लॉन्ग में पूछ लेगा। ठीक है, तो लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का, लर्निंग क्या है? लर्निंग मतलब सीखना। ठीक है, अब इसमें पता है आपको क्या करना है? जो भी एक वर्ड है ना, उस वर्ड का आपको मीनिंग जानना है कि उस वर्ड का अर्थ क्या। अगर आप मीनिंग समझ गए तो आप जितनी भी रामायण तो आप अपने हिसाब से लिख देंगे, वो रामायण वो पढ़ने भी नहीं वाला। मेन जो फोकस पॉइंट है, मतलब मेन बात पर आइए, गेट टू द पॉइंट, मतलब टू पॉइंट बात को लिखिए। ठीक है, नंबर आपको 1 ही मिलेगा, एक की जगह वो 4 तो दे नहीं देगा, एक ही नंबर मिलेगा, तो उसमें रामायण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लर्निंग कॉर्नर क्या है? लर्निंग मतलब सीखना, कॉर्नर मतलब कोना, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सीखने का कोना, अर्थात जहाँ रहकर बालक जो शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है उसको हम बोलते हैं लर्निंग कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो पाठ्य पुस्तकों की संख्या आप कितनी बताएंगे? 2 बताएंगे। कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई जो संख्या है वो आपकी 2 है। कौन कौन सी है? गिनतारा और कलरव। गिनतारा आपकी कौन सी होती है? मैथ्स होती है, और कलरव आपकी होती है हिंदी। इसमें रेनबो भी दे दी है जो आपकी इंग्लिश होती है, लेकिन कक्षा 2 में जो पाठ्य पुस्तक की संख्या निर्धारित की गई है वो आपकी 2 की गई है, गिनतारा, मैथ, कलरव, हिंदी। नेक्स्ट है हमारा, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप,
ठीक है, आप एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? जब हम कोई पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे, आप लोग खुद पाठ्य पुस्तक, तो उसमें किसका ध्यान रखेंगे? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके मानसिक स्तर के अनुकूल, और चित्र व एक उदाहरण आवश्यकता होने के चाहिए। आप एक बात बताइए, कुछ आप जो बुक पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बुक है अट्रैक्ट आपको कौन सी बुक करती है? जिसमें बहुत सारे चित्र दिए होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अच्छे से अंडरस्टूड कर पाते हैं। ठीक है, तो वही आपका है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? ठीक है, कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? कौन सी? कक्षानुसार और अध्यापकानुसार। ठीक है, कक्षा के अनुसार और अध्यापक के अनुसार समय सारणी आपकी बनाई जाती है। और एक आपका क्वेश्चन आता है, समय सारणी को स्पार्क प्लग किसने किया है? डॉक्टर जसवंत ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बहुत आता है। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। हम कोई प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से क्यों कराते हैं? मतलब एक किस लिए? क्योंकि बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहन करना, मतलब वो खुद से मतलब आत्म प्रेरित हो कार्य के लिए। ठीक है, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करेगा तो क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी ऑब्वियसली उसमें आएगी, तो उसका विकास होगा, तो सृजनात्मकता का विकास होगा, और आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहन करना उसको। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक भ्रमण। आप बताइए, शैक्षिक भ्रमण सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या पसंद होता है? घूमना। और हम जब घूमते हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप बच्चों को आप लोग ले गए गार्डन में आप खुद उस चीज़ को वो कीजिए कि हम गार्डन में बच्चे को सिखा रहे हैं। गार्डन में बच्चे ने देखा फ्लावर, अच्छा टीचर से पूछा ये क्या है, किसका फ्लावर है? आपने नाम बताया, बच्चे ने रिकॉल किया, उसको लर्न किया। तो ऐसे बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्ट तरीके से लर्न होगा। उसने खुद देखा कि ये जो, अच्छा उसने रोज़ देखा, किस कलर का देखा? रेड कलर का देखा। अच्छा उसमें पत्तियां देखी, उसमें जो चीज़ देखी, तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और सीखेगा अच्छे से। तो ये शैक्षिक भ्रमण के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग खुद बताइए, तो शैक्षिक भ्रमण का महत्व क्या हो जाएगा? भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाएगी। मतलब बुनियादी अनुभव उसको कैसे ऑब्जर्वेशन कर पाएगा? अनुभव कहाँ से हो पाएंगे? इसलिए शैक्षिक भ्रमण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो ऑब्जर्व करके, खुद से ऑब्जर्व करेगा और बच्चा अच्छे से सीखेगा। इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। इतिहास, हिस्ट्री के लिए आप ताजमहल घुमाने ले गए, ताजमहल किसने बनवाया है और क्यों बनवाया है, किसकी याद में बनवाया है, कौन से पत्थर से बना हुआ है, तो ये सब आप वो बच्चा देखेगा तो उसको लर्न करेगा। ठीक है, साइंस है, विज्ञान में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको जब तक देखेगा नहीं, उस चीज़ों को महसूस नहीं करेगा, उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो शैक्षिक भ्रमण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है बच्चे के जीवन में। हालांकि हम सबके जीवन में। खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? अच्छा, खेल कूद से बच्चा खेलेगा तो शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास मतलब जो आउटडोर गेम होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है आउटडोर इंडोर गेम, तो आउटडोर गेम जो होते हैं उससे शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है। आप इंडोर जो होते हैं, आप जो चेस वगैरह तो घर में बैठ के जो खेलते हैं, तो उसमें मानसिक विकास भी होता है, चारित्रिक विकास भी होता है। बच्चा मतलब अब इतने सारे फ्रेंड्स के साथ सीखता है कि एक ग्रुप बनाता है, तो सामने वाले बच्चे में कुछ अच्छा ही है, तो वो खुद को ऑब्जर्व करता है कि यार ये अपनी मम्मी पापा की बात माना, या फिर ये गेम में इतना ऑनेस्ट है, तो ये चीज़ उसके कैरेक्टर को भी डिफाइन कर रहा है। वो कैरेक्टर सीख रहा है। अब अच्छी संगति में तो अच्छा सीखेगा, गलत संगति में तो गलत सीखेगा। तो उसके एक तरीके से चरित्र का भी विकास हो रहा है। सामाजिक मतलब कैसे लोगों के साथ मिलना जुलना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, ग्रुप बनाना है, तो वो सामाजिक विकास भी हो रहा है, राष्ट्रीयता का भी विकास भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। मतलब शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम, कौन कौन से पंजिकाएं? एक तो अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर, जो टीचर्स आते हैं उनकी जो प्रेजेंट लगती है तो वो रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, छात्र रजिस्टर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं? अभिलेख आप समझ रहे हैं? अभिलेख मतलब एक तरीके से कोई भी चीज़ आपका रिकॉर्ड वगैरह करके रखते हैं, तो वो कौन? वित्तीय, वित्तीय से आप समझ रहे हैं धन से संबंधित है। धन से संबंधित है तो आप समझ लीजिए कैश बुक हो गई, शुल्क एकत्रीकरण हो गया,
रजिस्टर शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर आप स्कूल में देखते हैं, फीस जमा करते हैं, लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि हाँ इस बच्चे की इतनी फीस आ गई। तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, कैश बुक होता है, वेतन भुगतान, रख रखाव और मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील आता है, उसका हिसाब, उसके लिए भी तो वित्तीय अभिलेख में आ जाएगा ना वो। नेक्स्ट है हमारा वीआरसी तथा एनपीआरसी में अंतर क्या है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर। ठीक है, ब्लॉक स्तर और न्याय स्तर पर होती है, यही इन दोनों में मेन अंतर है। 1 नंबर में पूछा है तो इतना इनफ होगा आप लोगों के लिए। सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण क्या है। सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ये आपका क्या है, सार्वभौमिकरण, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है। राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, आपका लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है। मैंने आपको बताया प्रबंधन नाम ही है इस पेपर का, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो इसको तो हमें जानना पड़ेगा। किसी कार्य को, मतलब मैनेजमेंट, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। इस तरीके से इसमें लिख देते हैं आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे जो भी लोग हैं, ठीक है, पारस्परिक सहयोग से हम कोई भी काम को फुली मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। एक तरीके से आप स्कूल में ले लीजिए, आपका हेड कौन हो गया, आपका इसमें पूछा जाएगा सुपरविज़न क्या होता है, मतलब पर्यवेक्षक कौन होते हैं, तो आपका जो सब मैन हेड कौन हो गया, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य क्या कर रहा है, शिक्षकों को मतलब किस तरीके से उनका मतलब ओवरव्यू ले रहा है, कौन शिक्षक कौन सी क्लास में किस तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, इस तरीके, ये क्या है, एक तरीके से प्रबंधक है। तो एक इंसान अकेले तो प्रबंधक किसी कार्य को मैनेज नहीं कर सकता ना, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं। तो वही अपने लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, और किसी भी एक राइटर की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, एक राइटर की डेफिनेशन याद कर लीजिए, वही इनफ है, उतना ही लर्न कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें लर्न करने का सीरियसली इसमें कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वही आप लिख के आइए। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियाँ उल्लेख कीजिए। आप इसमें आवश्यक सामग्रियाँ आप बताइए कौन कौन से। एक तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का विशेष महत्व है। ठीक है, कौन कौन सी है, श्यामपट्ट हो गया, आपका चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र, आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि बहुत सारी सामग्रियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। मानवीय प्रबंधन मैंने आपसे पूछा था, भौतिक और मानवीय आपका बहुत पूछा जाता है। मानवीय प्रबंधक प्रधानाध्यापक हो गया, अध्यापक हो गया, छात्र हो गया, समुदाय हो गया। ठीक है, समुदाय आपका ये समितियाँ होती है ना, ग्राम शिक्षा समिति, छात्र शिक्षक संघ, अभिभावक संघ, ये जो हो गई आपकी समिति हो गई। नेक्स्ट है आपका प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। बताइए प्रभावी शिक्षक, आप पता है कि ये देखिए कि आपका फेवरेट टीचर कौन सा होता था। वो फेवरेट था, वो किस लिए था, क्या था उसमें ऐसा जो आप मतलब आपको वो पसंद था। वो बहुत अच्छे से उसकी जो लैंग्वेज थी, इसको छोड़ दीजिए, बुकिश लैंग्वेज छोड़ दीजिए, इसमें आपको क्या लिखोगे, उसकी जो लैंग्वेज थी, बात करने का तरीका था बहुत अच्छा था, समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो ये गुण में आ जाते हैं ना, समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, मतलब एक उसमें क्या है और उसमें जो योग्यता है, उसमें जो क्षमता है, और हर चीज़ को सहयोग करते थे वो टीचर, कहा भी हमेशा किसी भी कार्य में हमेशा तत्पर रहते थे। ठीक है, तो इसमें भी वही पॉइंट दिए हुए हैं। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, बिल्कुल, तभी तो छात्र का फेवरेट है वो। और वे विद्यार्थी के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। ठीक है, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावशाली होगा तभी तो हमारा फेवरेट बना, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान हो। अध्यापक को अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना। छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय में अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए, उसके समक्ष विद्यालय की प्रगति योजना और संतुलन रूप से रखना चाहिए। ठीक है, यही सफल अध्यापक की वो है। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अच्छा, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, देख लेते हैं आपका।
पहला है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, कोई भी उपकरण होते हैं उनकी मरम्मत के लिए, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, और पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने में, विद्यालय की सफाई हेतु सामग्री, झाड़ू फॉर एग्जांपल झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण खरीदने हेतु, और गमले एवं फूलों की पौधों की व्यवस्था करने हेतु, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु, और अब तो एक सैनिटाइज़र भी यूज़ करना पड़ेगा, मास्क भी लेना पड़ेगा, ये भी आपका खर्चा बढ़ गया सरकार का, राइट। नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की विशेषता क्या होनी चाहिए आप बताइए। कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो आपको क्या अट्रैक्ट करती है, उसमें चित्र होने चाहिए, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जाने चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत इजी होनी चाहिए, वही है इसमें चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य पुस्तक सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों, और स्वमूल्यांकन आप समझ रहे हो, बीच में स्पेस दिया जाता है या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर देने हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकाल तथा उसके स्तर के अनुकूल, ठीक है, और रोचक होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। समेकित शिक्षा नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए उन्हें समेकित शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइट मेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है अभी 2020 में आएगा, ये लगता है सिर्फ, ठीक है। नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला था आएगा और आया नहीं एंड ऑल, ठीक है। डाइट मेंटर आपका क्या है, कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं, ठीक है। पहला आपका विद्यालय भ्रमण द्वारा, मतलब क्या है, डाइट मेंटर क्या होते हैं, मतलब स्वयं पढ़ाकर मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का जो होता है निस्तारण करते हैं, ठीक है। पहला विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, उनका समाधान करते हैं। मतलब कोई भी विद्यार्थी को, यार क्या देखो सीधे से सुनो, विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम है उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं, विश्लेषण करते हैं चीज़ों का, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ उनको ज़रूरत है या फिर कोई भी उनकी समस्या है उसका समाधान करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं, खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं, और विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्तियां विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत, कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता करते हैं, चीज़ों को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना और समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान प्रदान करते हैं। यही सब किसके काम है, डाइट मेंटर के। इतना सारा सब कुछ इतना ऐसे एलेबोरेट फॉर्म में दे दिया जाता है कि इंसान क्वेश्चन ही भूल जाता है कि क्वेश्चन पढ़ा क्या रहा था, तो सिंपल लैंग्वेज में नहीं बता सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट है आपका एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए, एनपीआरसी के, ठीक है। 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण आप समझ रहे हैं, सुपरविजन, ठीक है, पर्यवेक्षण करके प्रबंधक संबंधी समस्याओं को ज्ञात करना, ठीक है, क्या समस्याएं, प्रबंधन संबंधी समस्याएं, मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक जो मेन हेड जो होता है ना, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि यार ऐसे करो वैसे करो, तो वो सुपरविजन सबसे बड़ा हो गया। वो पर्यवेक्षण करके क्या करता है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको, मतलब ये एनपीआरसी का काम है। न्याय पंचायत समन्वय प्रत्येक विद्यालय का मतलब हर माह में 2 बार, ठीक है, समस्याओं को ज्ञात करता है, समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करता है। अरे जो भी प्रॉब्लम है उच्च अधिकारियों को क्या करता है, बता देता है कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उस स्कूल में विद्यालय में ये समस्या है, ये काम होना है, ये जो भी होना है वो इन्फॉर्मेशन कौन करता है, न्याय पंचायत एनपीआरसी के द्वारा होता है।
सेकंड काम क्या है, न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। मतलब कोई भी नवीन विधि होती है, मतलब कुछ टीचर आते हैं मतलब पुरानी विधि से ही अपनी पढ़ा रहे हैं, तो उनको नई विधि का ज्ञान कराना भी तो जरूरी है, तभी तो बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो नवीन विधि को पहुंचाने का काम कौन करता है, एनपीआरसी करता है। न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति, उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्चतर अधिकारियों को देते हैं। मतलब हमारे इस विद्यालय में कि मतलब क्या चीज़ नहीं आनी है, क्या है, किस चीज़ की कमी है, जो भी धन की कितनी आवश्यकता है, तो क्या करते हैं, ओवरव्यू लेके उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये क्या काम है, एनपीआरसी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत। खेलकूद के सिद्धांत भाई बना लीजिए अपने हिसाब से, खेले तो होंगे ना गेम। पहला आपका, प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। हर एक छात्र को हमें अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं है हम क्या कर रहे हैं कि एक बच्चा जो अच्छा खेल रहा है उसको तो हम बहुत चांसेस पे चांसेस दे रहे हैं, और दूसरा जो है नहीं खेल पा रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि यार क्या माथा कपची करें, छोड़ो यार इसको, जो अच्छा खेल रहा है उसको खेलने दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, प्रत्येक छात्र को अवसर देना चाहिए। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना। ठीक है, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना। ऐसा नहीं है कि आप लोग गाए बोलिए बच्चों को खेलने दो, यार हमें क्या है, अपना काम करो। ठीक है, वरना बच्चे खेल खेल में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो भी है होने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा मार्गदर्शन के रूप में। ठीक है, क्या सही है क्या गलत बच्चे को बताओ। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है बारिश हो रही है बच्चों को खेलने दो, फिर क्या जुकाम वगैरह हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए तो मौसम की जानकारी तो आपको उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए, जो भी वहाँ स्थान का जो भी खेल है, गेम है, उसको भी आप उसमें इंक्लूड कीजिए। ठीक है, लोच का सिद्धांत, आप समझ रहे हो, लोच मतलब किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होना, वो है आपका लोच। क्या है देखते हैं इसमें। प्रबंधन साधन है ना कि साध्य। पहली बात जान लीजिए, जो आपका मैनेजमेंट है वो आपका साधन है, साध्य नहीं है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा समय सारणी और वास्तव में विद्यालय प्रबंधक का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। ठीक है, तो अतः ये उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। मैंने क्या बोला, लोच का सिद्धांत क्या है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी चीज़ में इतना मतलब आपने कोई भी चीज़ कोई भी आपने डेट टाइम ये सब आपने फिक्स की, तो उसमें इतना चेंजेस किया कि उसमें चेंज हो सके। इस डेट को टेस्ट नहीं, नेक्स्ट डेट को लेंगे, तो उसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, तो उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या चेंज करने की पॉसिबिलिटी हो। तो लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, शाला कैलेंडर से आप क्या समझते हैं। शाला कैलेंडर से आप क्या समझते हैं, यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव और वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। वाचनालय का स्थान शांत, सुसज्जित, आरामदेह होना चाहिए। वाचनालय में प्रकाश व वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये सोचिए, किसी भी लाइब्रेरी में आप कहीं भी पढ़ने के लिए गए हैं, तो वहाँ क्या आपको शांति का माहौल हो, आरामदेह चेयर हो, आराम से बैठो पढ़ो। ठीक है, और क्या, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, हल्की सी हवा आ रही हो, लिख दो यही। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य बताइए। सहगामी क्रियाकलाप, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, कौन कौन से घटक हैं आपका, शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। ठीक है, प्रबंधन के कार्यों का आकलन, कौन कौन से हो गए आपके, किसके थे, प्रबंधन के प्रमुख घटक, शिक्षा के विकास का लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट, नियोजन मतलब प्लानिंग के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन, लास्ट में उसका आकलन करना। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका शिक्षक संदर्शिका। बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षक संदर्शिका एक तरीके से आप अध्यापक डायरी कह लीजिए, जिसमें वो पूरा ओवरव्यू लिखता है, क्या हमें बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से सिलेबस को सेट करना है, कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है, उसमें क्या हमें उसमें जो भी है, ठीक है। तो एक अध्यापक डायरी कह लीजिए। शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है। इसमें इससे पढ़ाने में आसानी होती है, ठीक है। प्रत्येक पाठ को अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं और प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है। क्या है, आप समझ गए ना शिक्षक संदर्भ क्या है? मतलब क्या है, एक तरीके से जो कोई भी टीचर आ रहा है उसको, ठीक है, शिक्षक संदर्भ से कहा मतलब शिक्षक को डायरी दी, उसमें उसके सामग्री सम्मिलित की जाती है, जो भी आप एक तरीके से परोसा हुआ चीज़ थाली हमने टीचर को दे दी कि इस तरीके से भाई ये सामग्री है, ये चीज़ है, इस तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है। जो भी आपका सिलेबस है, किस किस कोई भी चीज़ समझाने का क्या इजी तरीका हो सकता है, क्या सामग्री आप यूज़ कर सकते हो, वो आपका सब कुछ शिक्षक संदर्शिका में आपका अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आपकी डाइट, इसकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। एक समान शिक्षा की संकल्पना है, समझ रहे हैं आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में, ठीक है। उसका मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हों और उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश हो। न्यूनतम अधिगम स्तर समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को और न्यूनतम अधिगम स्तर उसका डिफाइन करना कि यार कक्षा 2 में इतना पाठ्यक्रम आपका 2 किताबें इनफ है और इतने और 1 साल का इसका कोर्स है पढ़ने के लिए। एक न्यूनतम आपका समय डिफाइन कर दिया गया, 1 साल में ये आपको ये 2 बुक है, इतना आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश हो, ठीक है। सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। नेतृत्वकर्ता क्या होता है? लीडरशिप। किसी भी काम को करने के लिए आपका एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में क्या है? लीडर आपके मोदी जी हैं, ठीक है, या कोई भी लीडर ले लीजिए किसी को भी, ठीक है। तो एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो नेतृत्व उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए देखते हैं। नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुण: कार्यकर्ताओं के साथ एक रूपता की भावना। मतलब एक रूपता की, ऐसा नहीं है आप क्या कर रहे हैं कि यार जो इसके लिए मतलब भेदभाव कर रहे हैं, वो नीति नहीं होनी चाहिए। एक रूपता की भावना होनी चाहिए। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है और उनमें समरूपता स्थापित रहे, ठीक है। किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता स्थापित रहे। यह समूह के सदस्यों की संतुष्टि, मतलब जो भी समूह सदस्य हैं उसके सब उससे संतुष्ट हैं या नहीं, कुछ संतुष्ट हैं कुछ नहीं है, तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी में कहाँ आएगा? सभी लोग संतुष्ट हैं। नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है वह जितने भी होंगे उतना ही उसका सफल नेतृत्व होगा। जितने उससे संतुष्ट होंगे, मतलब जितने सभी लोग हैं, आपका नेता है एक, सभी लोग संतुष्ट हैं, तो क्या उस अच्छी उसमें ऐसी क्वालिटी तो है, तभी तो सभी लोग उससे संतुष्ट हैं, ठीक है। एक रूपता है, प्रेम की भावना है, उसमें बहुत अच्छा व्यवहार है उसका, ये सारे गुण लिख दीजिए। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या कर सकते हैं आप? विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए, कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए, खेल के मैदानों हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए, चारों ओर कांटों वाले तार लगाने चाहिए, दीवारों और मुख्य भवन पर सफ़ेदी हो, मुख्य मार्ग में दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हों जो सफ़ेद रंग की पुती हों। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाएं लिखिए। बच्चों की साफ सफाई की जांच, स्वस्थ बच्चों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उनका अनुसरण करने की प्रेरणा, उस दिन प्रमुख विचार देना, ठीक है, समाचार का वाचन करना। नेक्स्ट है आपका
किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से शिक्षण उपकरण, ये आपका आ चुका है। श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, आकृतियाँ हो गई, ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आपका इसमें क्या दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है। कोई भी सामग्री का आप यूज़ करते हैं तो ज्ञान आपका स्टेबल रहता है, बालकों की रुचि बनी रहती है। श्यामपट्ट का प्रमुख मुख्य बिंदुओं को लिखकर समझाया जाता है। गणित एवं विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव आपकी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। साइंस में आपका क्या महत्व है प्रयोगशाला का। ठीक है, विज्ञान वह तत्व है जिसका प्रमाणिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जा सकती है। कोई भी चीज़ उसको प्रूव करके सिद्ध किया जा सकता है। इस विषय को मौखिक रूप से पुस्तकों द्वारा पढ़कर अच्छे ढंग से नहीं समझाया जा सकता। आप समझ रहे हैं साइंस को। इसके लिए छात्रों को निरीक्षण एवं प्रयोग द्वारा आवश्यक होता है। सैद्धांतिक रूप से सूखी बातों वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करता है। बौद्धिक विकास होता है। शक्ति निरीक्षण, शक्ति बढ़ती है। कोई भी हम प्रैक्टिकल करते हैं साइंस में, क्या होता है, कोई भी चीज़ केमिकल वगैरह हमने चीज़ बनाई या फिर चीज़ों को देखा, उसको क्या चीज़ अब खुद से करते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। ये सारी चीज़ें हम किताबी बुकिश लैंग्वेज से नहीं सीख सकते ना, वो उसके लिए प्रयोगशाला की विशेष महत्व है। तो इसलिए आपका विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का विशेष महत्व है। तो हमारा जो सेशन है अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।